नमस्कार, पार्टीलेस इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। हम इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी का अंतिम एपिसोड, हम उसमें बात करेंगे परिणामों के बारे में। तो हमारे साथ फिर से अशोक भाई पटेल है। और अशोक भाई पटेल, जो हमारी बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म के बारे में, तो उसमें जो इन सब रिफॉर्म्स आपने जो बताए हैं, उन रिफॉर्म्स के परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में हम ज़्यादा जानना चाहते हैं आपसे। ठीक है, सीधे ही हम आ जाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर जी, क्योंकि पिछले एपिसोडों में इस बारे में पर्याप्त बातचीत हो चुकी है जी। तो अगर सीधे सीधे हम रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर 1 पहला रिजल्ट तो ये है कि एंटायर वोटर्स ऑफ द बूथ विल कम टुगेदर एज ए फैमिली। ये कोई कर नहीं सकता, ये इस रिफॉर्म के द्वारा हो सकता है। जो हमारे संविधान में फ्रेटर्निटी की बात कही गई है, देखिए हमें संविधान को जमीन पर उतारना है, तो वहां पर लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है, सॉवरेंटी की बात कही गई है, और ये बात भी कही गई है फ्रेटर्निटी की है। इन सब आदर्शों मतलब एक साथ आकर कुछ करना है। हाँ, तो प्रियम्बल में देखिए हमने सबकी डिग्निटी की भी बात कही है। तो इस एक रिफॉर्म के द्वारा प्रियम्बल के अंदर जो कुछ भी है, करीब करीब 11 बातें जी, तो ये हम चाहें तो प्रियम्बल को जरा देख सकते हैं कि भाई प्रियम्बल में कौन कौन सी 11 बातें कही हुई है। वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात कही है, सॉवरेंटी की बात कही है, और भी जैसा मैंने कहा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जी, और ये बात कही है कौन सी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, इक्वलिटी है, और ये कही है कि फ्रेटर्निटी। तो ये पहला परिणाम जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये कहाँ से मिल सकता है बताइए। और अगर इस प्राप्ति के लिए हमें कुछ भी देना पड़े, इसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े, तो हमें चुकाना चाहिए। 75 साल से यही तो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप अभी जो हमने आज तक जो बात की रिफॉर्म्स को समझने के लिए के वक्त, तो इसमें कोई कीमत चुकाने वाली बात तो दिखाई नहीं दे रही है। नहीं ना, कई लोग, देखिए ये शब्द मेरे मुंह में क्यों आया, कीमत चुकाने वाली, क्योंकि कई लोग इसके सामने जब आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं तो वो सीधे सीधे आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं कि भाई चुनाव तो एक टेम्पररी प्रक्रिया होती है और ये हमेशा तो होती नहीं है, इसके लिए ये परमानेंट स्टाफ, इसका तो इतना खर्चा लग जाएगा, उतना खर्चा लग जाएगा। इसलिए उन लोगों को जवाब देते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, ये है। और वो तो कीमत बहुत छोटी है, 45 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट, उससे ज़्यादा तो है नहीं। एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है फिर जी, वो तो गेन है, वो कीमत कहाँ है। हम हर चीज को पैसे में तोलेंगे हैं कि और हम उनको पगार दे रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उसके रिटर्न्स भी है जी। तो रिजल्ट्स में आगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है। अब इलेक्टोरल रोल के बारे में राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वर्तमान सिचुएशन तो सारी देश के सामने रख दी है जी। और उन्होंने ये भी कह दिया, सारी सिचुएशन नहीं रखी है, एक झलक दिखाई है। लेकिन हमने बहुत सारी बातें रखी है। हाँ। हम तो उससे पूरी दुनिया को, देश को तो बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन पूरी दुनिया को भी समझ में कि कितनी खोखली डेमोक्रेसी बन चुकी है भारत। और हम तो इस एपिसोड के द्वारा राहुल गांधी को भी ये मैसेज देना चाहेंगे, अगर उन तक ये बात पहुंचती है तो जी,
कि अगर आप इतने ही अगर एक्साइटेड हो हैं सॉल्यूशन के लिए, तो कम ऑन खड़े हो जाओ पब्लिक के साथ, खड़े हो जाओ इस देश के वोटर्स के साथ। जी, पार्टी को छोड़ दो, पार्टी को तुरंत ही डिसबैंड करो, खत्म करो अपनी पार्टी को। आप अगर खत्म करोगे अपनी पार्टी को तो देश को तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप आ जाओ फ्रंट लाइन में और लीड करो देश को, और आपके जो कांग्रेस के लोग हैं वो सारे आपके साथ आ जाएंगे। जी, क्यों नहीं आएंगे? नहीं, पूरा देश आ जाएगा, पूरा देश आपके साथ आ जाएगा। ये छोटी मोटी पार्टियां जो बनी हुई हैं ये सब आपके साथ आ जाएंगे, ये एक बात है। पार्टियां छोड़कर, हाँ, और हमें अब जब संदेश देने की ही बात है तब हम उन महाशयों को भी संदेश देना चाहेंगे कि अगर देश का सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो हमारे होम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल आप सारे इतनी बातें करते रहते हैं, तो जब ये सारा सॉल्यूशन है तो आगे बढ़िए। और उन तीनों से भी कहना चाहूँगा, वर्तमान के भी, इलेक्शन कमीशन के, और इनके पहले वाले भी रहे होंगे। एक वो राजीव कुमार जी थे पहले वाले, उनके साथ भी 2 और रहे होंगे। अभी कुल मिलाकर के 3 जने हैं। एक तो वो ज्ञानेश कुमार, और 2 जने, एक सुखवीर सिंह, डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू, और एक हैं डॉक्टर विवेक जोशी। तो ये सबकी एक साझी जिम्मेदारी है। अगर कहीं से, क्या इसमें कोई जिम्मेदारी राष्ट्रपति की नहीं है? बिल्कुल है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति की तो है। संविधान को जानने वाले लोगों से अनुरोध करूंगा कि भाई संविधान को रिफर कीजिए, मुझे बताइए कि इस देश का मालिक कौन है। इस देश का मालिक क्या कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या? वर्तमान में जो सिनेरियो बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इतराता फिर रहा है जैसे कि वही देश का मालिक हो, है? लेकिन संविधान को जानने वाले जानते हैं कि संविधान में प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर जो है वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। लेकिन क्या राष्ट्रपति संविधान से भी ऊपर है क्या? राष्ट्रपति संविधान का रखवाला जरूर है, रखवाला है संविधान का, लेकिन वो संविधान के ऊपर नहीं है। संविधान के ऊपर तो हम ही हैं जो आज सुझाव दे रहे हैं, हम भारत के लोग। हाँ, और हम यहाँ ये भी कह रहे हैं कि देखिए सुझाव हमारे पास है, इन सुझावों को मान लीजिए। अगर इनको नहीं मानोगे तब भी हम इसको करने के लिए शक्तिमान है, इसको लागू करने के लिए। जी, आपका जो कंप्लीट संवैधानिक तामझाम है, उस संवैधानिक तामझाम के बिना भी हम इसको लागू करने के लिए सक्षम है। कैसे, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मालिक के तौर पर हमने जिन लोगों को नौकर रखा हुआ है उनको हम सबसे पहले कहेंगे कि दिस इज द वे यू शुड डू इट। जी, अगर आप नहीं करोगे तो हम कर लेंगे, ठीक है, बराबर। ये आखिरी बात भी है इसमें। और यहाँ पर इसके फायदे, रिजल्ट, इसमें तीसरा मुद्दा ये भी है कि नो नीड टू मूव द ईवीएम्स। ईवीएम को यहाँ से वहाँ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड हैंस टेडियस कंट्रोल एफर्ट्स फॉर देयर सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं। वर्तमान में जैसे ईवीएम मशीन को कहीं ले जाते हैं, हमने तो यह भी सुझाव दिया कि जो बूथ ऑफिस है उसी ऑफिस के अंदर ही मतदान होगा, क्योंकि 1200 लोगों को वहाँ आना है। और जब 34 लोग हमारे पास है, इतना ही नहीं,
लेकिन पूरा बूथ ऐसे फैमिली हमारे साथ है, तो हम जो गाइडेंस देंगे उसको मानेगा और आराम से वो जो है मतदान। अब देखिए, ईवीएम के द्वारा या ईवीएम के बगैर भी कई लोग जो हैं वो बहुत ही इस बारे में रिजिड होते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप सारी बात छोड़ दीजिए, पहले आप ईवीएम की बात करिए। अगर ईवीएम को हटाने की बात नहीं करते तो हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तो ये मैंने देखा है। तो ईवीएम से करें, तब भी ईवीएम जो हैं वो सारे उन 30 लोगों के सिग्नेचर हों विटनेसेस के तौर पर, और उन 4 लोगों के भी हों। टोटल 34 लोगों के सिग्नेचर के साथ एक जो है पेपर सील कर दिया जाए, पेपर सील, और उसको जो है ईवीएम को वहीं बूथ ऑफिस में अंडर लॉक एंड की रख दिया जाए, और जैसे कोई बैंक का लॉकर होता है वैसे एक चाबी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर को दे दी जाए, बराबर जी। और उसके यहाँ पर ये कर दिया जाए, मतलब कि ईवीएम को, ईवीएम हो चाहे बैलेट पेपर हो या बैलेट बॉक्स हो, जो भी रहेगा वो बूथ ऑफिस में रहेगा जी, बराबर। कोई भी स्टेशनरी हो वो अपने बूथ ऑफिस में रहेगी, भले वो हेड ऑफिस से आई हुई है, तो हमारा कंट्रोल हमारे पास रहेगा। मे बी द बैलेट पेपर, ये हमारा कहना है। और आगे बात ये है, चौथा फायदा कि इलेक्शन रिजल्ट्स 10 इस प्रकार से, इलेक्शन रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे विदाउट एनी डिले। मतलब ये अगर ईवीएम से हो रहा है तो बड़ा क्लियर है कि एक बटन दबाओ और आपके बूथ ऑफिस के बाहर एक स्क्रीन लगी रहेगी, उस स्क्रीन में परिणाम घोषित हो जाएंगे, सारे बूथ वाले उसको देख लेंगे। और उसके लिए एक आपका प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा हो सकता है, उस प्रोफॉर्मा को बीएलओ के द्वारा फिलअप करके और उसको वहाँ पर हार्ड कॉपी में कुछ विटनेसेस के सिग्नेचर वगैरह करा करके उसको एक कवर में सील करके अपने यहाँ वो अपनी तिजोरी में बंद करते, उस कवर को सील कर दे, बराबर। वो वहाँ उसकी कस्टडी में रहेगा। अगर कोई इश्यू होता है तो ऊपर की ऑफिस से कोई भी व्यक्ति आएगा, उस सील को खोलेगा या उस कवर को ले जाएगा वहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस में। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस है वहाँ पर अगर ये एमएलए की बात है क्या कहते हैं राज्य विधानसभा की, तो वहाँ पर 300 बूथ के कवर जो हैं वो ले जाएंगे या कोर्ट में ले जाएंगे, सबके सामने उसको खोल दिया जाएगा अगर रिजल्ट में कुछ ये होता है। बाकी ये रिजल्ट जो हैं क्लब करने हैं प्रत्येक बूथ के, तो वो कंप्यूटर के एक स्ट्रोक पर ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाली ऑफिस जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की, वहाँ पर 300 बूथों से ऐसा ही 300 रिजल्ट आ जाएंगे, और उनको उस मशीन में ही, कंप्यूटर में ही क्लब करना है, और बिल्कुल दूसरी सुबह आराम से सारी चीज़ों को वेरीफाई करते हुए, उन 300 एंट्रीज को वेरीफाई करते हुए जो रिजल्ट्स हैं उनको घोषित कर दिया जाएगा प्रत्येक बूथ में। वैसे भी देखिए इस वक्त भी प्रत्येक बूथ के रिजल्ट घोषित करे ही जा रहे हैं। जब गिनती होती है तो 1 महीना तक या ज़्यादा टाइम तक आप ईवीएम को ले जाते हैं, कहीं पर स्टोर करते हैं, वहाँ पर ये बंदूक न 2 नाली न मशीन गन क्या क्या ले करके बैठे रहते हैं। तो ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और 5वां मुद्दा है, नो नीड ऑफ पुलिस पर्सनल एट एनी टाइम। एक सिंगल पुलिस वाला नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल वो पुलिस वाला भी सरकारी मशीनरी है। तो भाई जब देश हमारा, बूथ हमारा है, प्रतिनिधि हमारा, वोट हमारा, तो हमें क्यों चाहिए पुलिस वाला? और जब हम पूरी फैमिली वहाँ मौजूद हैं, और अगर कुछ लोग बात करते हैं कि नहीं बाहर से कुछ लोग आ जाएंगे ट्रकें भर भर के, तो कैसे आ जाएंगे? ट्रकें भर भर के लोग आ जाएंगे। अरे भैया, तो हम
एक बात को याद करेंगे, मुझे यहाँ पर गांधी जी की बात याद आती है। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा था कि मेरे देश के लोगों पर आप जुल्म करते हो और रिवॉल्वर, हथियार वगैरह भी, बंदूक वगैरह भी सिर्फ आपके पास होती है, मेरे देश के लोगों के पास नहीं होती, तो उनको हथियार रखने का लाइसेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम भी ये कहेंगे कि हमारी बूथ ऑफिस में लाठी डंडे और गन रिवॉल्वर बसा के रखेंगे हम। प्रत्येक बूथ ऑफिस में 11 लाख बूथ ऑफिसों में लाठी डंडे बसा लेंगे। मेरे ख्याल से लाठी डंडे ही पर्याप्त है, कोई छुरी तलवार की भी जरूरत नहीं है, इतने लाठी डंडे ही काफ़ी है। तो ये हो गया 5वां। और 6वां मुद्दा, लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ वोटिंग एक्टिविटी एट बूथ ऑन सोशल मीडिया। अगर ये है तो लाठी डंडे की भी जरूरत नहीं। चलिए, लेकिन फिर भी क्या है कि हम कोर्ट में भी जाते हैं, हम देखते हैं कि अदालतों में भी सालों साल निकल जाते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा भी है, लाइव भी है, सब कुछ है, लेकिन कौन कहाँ किसको कौन रोकेगा? तो देखिए, रोकना तो है हमें अपने बाजुओं से, और वो हमें उसी वक्त रोकना है जब वो आते हैं, वहाँ प्रहार होता है तो उसी वक्त रोकना है हमें। फिर बाद में वो रिकॉर्ड खंगालते रहेंगे उसका। खैर चलिए, ये तो सब बातें हैं, हो रही हैं। और एक बात यहाँ ये भी कही है कि एन ऑपरेशनल हॉटलाइन विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल द वोटर्स ऑफ दैट बूथ। यानी बूथ ऑफिस है, वहाँ पर उसके कमरे के बाहर ही एक लाल कलर का बटन लगा हुआ होगा, ऑपरेशनल हॉटलाइन। उसको सिर्फ दबाते ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में घंटी बज जाएगी, है नियरेस्ट पुलिस चौकी में, जो सबसे नज़दीक है जी, कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, तो वो तुरंत ही अपना शस्त्र सरंजाम लेकर के पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो वो ये ट्रेन की जो चेन होती है वैसी बात है वे। हाँ, तो पुलिस तुरंत पहुँच जाएगी। तो ये सारे और भी बहुत से फायदे हो सकते हैं पूरे देश में। पूरा ये करप्शन और ये सारा कुछ, बहुत कुछ, हमारी टैक्स सिस्टम, सब कुछ है, बहुत है, बहुत। वो कहने के लिए वो अभी जी, हम तो सिर्फ ये इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुक्रिया अशोक भाई। तो हमने आज देखा, जो लगातार हम जो इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स के बारे में पार्टीलेस इंडिया की तरफ से जो बातें कर रहे थे, ये क्लियर है कि आगे की जर्नी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इसी आधार पर द इलेक्शन विल बी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। इलेक्शन ऑफ द पीपल, इलेक्शन फॉर द पीपल, इलेक्शन बाय द पीपल। आज इलेक्शन के पूरे क्षेत्र में भारत के लोग कहीं भी नहीं है। पार्टियों ने पूरा का पूरा हाईजैक किया है। पार्टियों का जो खेल चलता है, पार्टी पॉलिटिक्स, उसी का परिणाम है इलेक्शन कमीशन भी गड़बड़ी करता है। पूरा का पूरा सिस्टम इससे ग्रस्त हो चुका है। और अगर हमें सच में सच्ची डेमोक्रेसी और सही मायनों में अगर हम खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो ऐसे रिफॉर्म्स को लागू करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर सभी विचार करें। धन्यवाद।